हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पेपर सेकंड है, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसमें हम लोग औपनिवेशिक काल में बैंकिंग व्यवस्था का विकास पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बैंकिंग शब्द की उत्पत्ति। बैंक शब्द का प्रयोग लंबे समय से होता चला आ रहा है। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंको से स्वीकार की जाती है। यह शब्द पहले फ्रेंच भाषा के शब्द बैंके के रूप में परिवर्तित हुआ, तब फिर अंग्रेजी भाषा में इसे बैंक कहा जाने लगा। बैंकों से तात्पर्य बेंच से है। प्रारंभ में लोग बेंचों पर बैठकर मुद्रा का लेन देन करते थे। जब किसी का व्यापार अवरुद्ध या रुक जाता था या अवरुद्ध हो जाता था तो उस बेंच को तोड़ दिया जाता था। यही कारण था कि कालांतर में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्थाओं के रूप में हुआ। यानी कह सकते हैं कि जो बैंक शब्द की उत्पत्ति है वो इटालियन भाषा के शब्द से हुई है, और बाद में इटालियन भाषा का बैंको शब्द बैंके में परिवर्तित होकर अंग्रेजी भाषा में, फ्रेंच भाषा में बैंके में परिवर्तित होकर अंग्रेजी भाषा में बैंक कहा जाने लगा। बैंक शब्द की उत्पत्ति के विषय में एक अन्य धारणा सामने आती है। इस धारणा के अनुसार बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के बैंक शब्द से हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति अभी भी विवादास्पद बनी हुई है, किंतु इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि आधुनिक बैंकों का आरंभ यूरोप से ही हुआ था, जो कि कालांतर में धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गया। यानी जो बैंक प्रणाली जो शुरू हुई है वो यूरोप से हुई है और समस्त विश्व में फैल गई। अब बैंक की परिभाषा। बैंक की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दी है। गिलबर्ट, सर जॉन पेजेंट, सेयर्स, हॉरेस वाइल्ड, सिराज नामक विद्वानों ने तो अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया ही है, किंतु विभिन्न देशों के बैंकिंग संबंधी कानूनों में भी परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। किंतु बैंक शब्द का उक्त विद्वानों द्वारा दी गई सभी परिभाषाएं प्रायः पूर्ण नहीं है। यानी कुछ विद्वानों ने अपने अपने तरह से बैंक की परिभाषा को परिभाषित किया और अब वो पूर्ण नहीं मानी गई हैं। वेबस्टर शब्दकोश में बैंक शब्द की जो परिभाषा दी गई है वह आज तक दी गई सभी परिभाषाओं में सर्वोत्तम है। यानी जो वेबस्टर शब्दकोश है, जो उसकी परिभाषा है उसे सर्वोत्तम मानी गई है, सबसे अच्छी। क्या कहा है वेबस्टर शब्दकोश ने? इसके अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है एवं ऋण तथा कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। अब पढ़ेंगे यूरोप में बैंकिंग का विकास। बैंकिंग एक अत्यंत प्राचीन व्यवसाय है। आधुनिक बैंकों के अस्तित्व में आने एवं विभिन्न देशों में फैलने से पूर्व बैंकिंग का कार्य महाजनों, सुनारों एवं सर्राफों आदि द्वारा किया जाता था। यानी प्राचीन समय में बैंक की व्यवस्था बहुत ही प्राचीन समय से ही चली आ रही है। आधुनिक बैंकों का अस्तित्व आने से एवं विभिन्न देशों में फैलने से पूर्व, यानी पहले से ही जो महाजन होते थे, सोनार होते थे, सर्राफ होते थे, जमींदार होते थे, वो बैंकर का काम किया करते थे। जैसे चाल्दिया, फोनीसिया एवं मिस्र के इतिहास में प्रारंभिक बैंकिंग के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। रोमन सभ्यता के पतन के पश्चात इस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप 5वीं सदी ईस्वी में यूरोप इस दृष्टि से अंधकार युग में प्रवेश कर गया। इसका पुनरुत्थान मध्यकाल में हुआ। यानी बैंकिंग व्यवस्थाएं ये कब चली? मध्यकाल में हुई चली। और 12वीं शताब्दी में इस कार्य को विशेष रूप से यहूदियों ने अपने हाथों में केंद्रित किया। तदुपरांत बाद में इटली में बैंकिंग का कार्य आरंभ हुआ। इटली में बैंकिंग का कार्य पुनः आरंभ हुआ। 1148 ईस्वी में जेनेवा में केस डी जियोर्जियो नामक बैंक की स्थापना हुई। 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस अस्तित्व में आया। 1407 ईस्वी में बैंक ऑफ गेनोवा खुला। किंतु आधुनिक बैंकिंग का आरंभ तो 17वीं शताब्दी से माना जाता है। हॉलैंड में 1609 ईस्वी में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम एवं
इंग्लैंड में 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना इस धारणा का आधार माना गया। स्नेह स्नेह यानी धीरे धीरे संयुक्त पूंजी वाले बैंक भी अस्तित्व में आ गए। अब हम पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग का विकास। जब हम भारत की बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में विचार करते हैं, भारत के बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, तो हमें प्रमाण मिलता है कि भारत में बैंक प्रथा बहुत लंबे काल से प्रचलित रही है, किंतु यह व्यवस्था आधुनिक काल से भिन्न थी। फिर भी प्राचीन काल के बैंकर आधुनिक बैंकिंग के सभी कार्यों को संपादन करते थे। यानी जो आधुनिक युग में बैंकिंग प्रणाली है वो प्राचीन काल में भी थी, और ऐसे ही कार्य प्राचीन समय में भी हुआ करता था। केवल वे जमा स्वीकार नहीं करते थे जिस पर वे ब्याज दें। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, यथा महाजन, सर्राफ, सेठ आदि। मुगल काल में बैंकिंग अत्यंत विकसित अवस्था में थी। प्रोफेसर इरफान हबीब ने अपने लेख बैंकिंग इन मुगल इंडिया में प्रमाणित किया है कि मुगल काल में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था अत्यंत विकसित थी और मुगल कालीन सर्राफ आधुनिक बैंकिंग के प्रायः सभी कार्यों का निष्पादन करते थे। यानी जो प्रोफेसर इरफान हबीब है, इन्होंने अपनी बुक में बताया है बैंकिंग इन मुगल इंडिया में कि मुगल काल में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था अत्यंत विकसित थी, काफ़ी उन्नत स्थान पर थी। सर्राफ आधुनिक बैंकिंग के प्राय सभी कार्यों को निष्पादन करते थे। सर्राफ किन्हें कहते हैं? जो सुनार होते हैं, आभूषण बेचते हैं। इतिहासविद एल.सी. जैन ने अपनी पुस्तक बिजनेस बैंकिंग इन इंडिया में लिखा है कि भारत में देसी बैंकिंग का प्रचलन 5वीं सदी BC में 5 ईसा पूर्व में ही देखने को मिलता है और मुगल काल में अत्यंत विकसित अवस्था में था। यानी भारत में बताया है इन्होंने एल.सी. जैन ने कि 5 ईसा पूर्व में ही बैंकिंग व्यवस्था प्रचलन में थी। भारतीय साहूकार प्रारंभ में व्यापार करते और व्यापार से जो धन उन्होंने अर्जित किया उस उपयोग बैंकिंग व्यवस्था में किया जाता था। भारत की पुरानी सामाजिक व्यवस्था में वर्णाश्रम के तहत वैश्य व्यापार वाणिज्य का पेशा करते थे। उसमें वे लाभ प्राप्त करके अपनी पूंजी को निरंतर बढ़ाते थे। आपको याद होगा प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। जो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल तक आते आते जाति व्यवस्था में विभाजित हो गई थी। तो वैश्यों को इन्होंने क्या कह दिया? व्यापार वाणिज्य किया, इनका काम है, इनको यही करना है, तो यही बताया गया है। चूँकि भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा अति प्राचीन काल से, अतः वे जो धन अर्जित करते थे वह निरंतर बढ़ता जाता। इस तरह से धन का संग्रह पुस्त दर पुस्त यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाने के बाद भारतीय महाजन बैंकिंग का व्यवसाय करने लगा। बैंकिंग व्यवसाय करने वाले विभिन्न क्षेत्रीय लोगों में गुजराती, उत्तर मध्य भारत में मारवाड़ी, अग्रवाल आदि प्रमुख थे। इनकी भारत के प्रमुख नगरों में कोठी होती थी। कुछ का व्यापार और बैंकिंग अखिल भारतीय स्तर पर होते थे, यानी भारत में व्यापक स्तर पर होते थे। और विदेशों में भी कुछ बैंकिंग घरानों का संबंध हो चुका था। यानी जो भारत के बैंकर थे उनका बाहरी देशों के बैंकिंग घरानों से संबंध था। उनका क्या था? बोलचाल थी या संबंध थे। 17वीं सदी में सबसे बड़ा बैंकिंग घराना मुर्शिदाबाद के जगत सेठ का था और इनकी भारत में 51 बैंकिंग कोठियाँ थीं। इस घराने के पास अथाह संपत्ति थी। कॉर्नवालिस ने जगत सेठ की संपत्ति की तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से की थी। बंगाल के एक कवि ने लिखा है कि जिस प्रकार गंगा अपनी अनेक धाराओं से जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है, उसी प्रकार धन अनेक घरों से जगत सेठ के घर आता है। अब पढ़ेंगे बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ बैंक। उस समय के भारतीय देसी बैंकर्स निम्नलिखित कार्यों का संपादन करते थे, जैसे हुंडी जारी करना और भुगतान करना। भारतीय देसी बैंकर्स हुंडी जारी करता और उसका भुगतान करता था। उसकी तुलना आधुनिक बैंक ड्राफ्ट से की जा सकती है, किंतु बैंक ड्राफ्ट जहां संक्षिप्त शब्दावली वाला होता है, वहीं हुंडी चिट्ठीनुमा होती थी। हुंडी से 3 तरह के लोग जुड़े रहते थे। पहला हुंडी जारी करने वाला सेठ, दूसरा भुगतान करने वाला सेठ और तीसरा हुंडी धारक। हुंडी भी 2 प्रकार की होती थी, दर्शनी हुंडी और मियादी हुंडी।
इसका दर्शनी हुंडी, इसका भुगतान हुंडी धारक को तत्काल करना पड़ता था। इस प्रकार यह बैंक ड्राफ्ट की तरह थी। मियादी हुंडी, इसमें भुगतान की अवधि निर्धारित होती थी, जैसे यथा 21, 31, 41 या 51 दिन। इस समय अवधि के पीछे दो कारण थे। प्रथम यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हुंडी के जाने में समय लगता था, तथा दूसरा यह है कि हुंडी की रकम अधिक होती थी, अतः यह हो सकता है कि उतना नगद धन तुरंत सुलभ न कराया जा सके। हुंडी पर कमीशन बहुत कम होता था। उसकी तुलना में सिक्के ले जाने का खर्च, बीमा, सुरक्षा आदि पर अधिक खर्च हो जाता था। हुंडी यानी एक तरह का पत्र होता था, जैसे दिखा दो, जैसे यहाँ सामान पहुँचाना है वहाँ पे अगर तुम ये पत्र दिखा दोगे तो वो भुगतान कर देगा, वो कागज़ या मोहर देख के कागज़। दूसरा, बीमा करना। देसी बैंकर्स बीमा भी करते थे। बीमा की किस्त साधारण लोगों पर अधिक थी। सामान्य लोगों को जहाँ 25% कमीशन देना पड़ता था, वहाँ व्यापारियों तथा शाही घरानों को मात्र 4 से 5% ही देना पड़ता था। तीसरा, ऋण जारी करना। गांव से लेकर राजधानी तक सभी स्थान के निवासी ऋण लेते थे। व्यापारी, जमींदार, मुगल बादशाह, कंपनी के व्यापारी आदि अपने अपने कारणों से भारतीय साहूकारों से ऋण लेते थे। 18वीं सदी के मध्य तक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी अच्छी स्थिति में थी, किंतु इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां बढ़ीं तो बैंकिंग व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे भारत में यूरोपियन या आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की नींव पड़ी। क्या भारतीय साहूकारों को बैंक या बैंकर माना जाए? कैन इंडियन मनी लीडर्स बी कॉल्ड अ बैंकर और बैंक? देखते हैं क्या है। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के अस्तित्व में आने से पूर्व भारत में बैंकिंग का कार्य साहूकारों या महाजनों द्वारा किया जाता था, यानी उस समय जो साहूकार और महाजन थे वो ही बैंकर थे। प्रश्न यह है कि क्या इन्हें बैंकर कहना ही उचित है? सर जॉन पेजेंट के अनुसार बैंकर या बैंक होने के लिए 3 शर्तें अपरिहार्य हैं, यानी जरूरी हैं। प्रथम तो ये कि जो संस्था या व्यक्ति बैंकिंग का कार्य करता हो, बैंकिंग उसका मुख्य पेशा हो। दूसरा, द्वितीय, ऐसी संस्था या व्यक्ति की सामान्य प्रतिष्ठा बैंकर के रूप में होनी चाहिए, यानी उसको प्रतिष्ठा हो समाज में, या जान पहचान हो, प्रसिद्धि हो। तृतीय, ऐसी संस्था या व्यक्ति की आय का स्रोत केवल बैंकिंग हो। इन तीनों शर्तों के अंतर्गत भारतीय साहूकार या महाजन पूर्णतः खरे नहीं उतरते हैं। अधिकांशतः भारतीय महाजन या साहूकारों का यह धंधा सहायक धंधे के रूप में था, यानी वो दूसरा काम करते थे तो वो एक तरह से बैंकर का भी काम कर लिया करते थे। यानी आज के समय में हम लोग नहीं देखते, कुछ लोग ब्याज पर रुपया उधार दे देते हैं दूसरे लोगों को, तो अपना काम भी चल रहा है, दूसरों का काम भी चल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है। भारतीय साहूकार प्रायः कपड़े, परचून अथवा अन्य व्यापारी के रूप में ही प्रसिद्ध था। बैंकिंग ही उसकी जीविका निर्वाह का एकमात्र साधन नहीं था। अतः इस दृष्टि से भारतीय साहूकारों या महाजनों को बैंक या बैंकर नहीं माना जा सकता है। यही कारण है कि बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 7(1) और 7(2) में साहूकारों को अपने फर्म के नाम के साथ बैंक, बैंकिंग आदि नामों का प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में आधुनिक बैंक का जन्म जब विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के पश्चात ही हुआ। 1900 ईस्वी तक यह अपने विकास के आरंभिक चरण में थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यह अपने आरंभिक चरण में थी, विकास की शुरू ही हो रही थी। भारत में यूरोपीय बैंकिंग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन बैंकिंग इन इंडिया। भारत में यूरोपीय बैंकिंग का विकास अनेक चरणों में हुआ, जिसका वर्णन निम्नवत है। प्रथम चरण अभिकर्ता गृह, एजेंसी हाउस बैंक। अभिकर्ता गृह कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थित थे। इनकी खुद की पूंजी थी और ये पूरी तरह बैंकिंग का कार्य नहीं करते थे, बल्कि वाणिज्य और बैंक दोनों कार्यों से जुड़े हुए थे। इनका मुख्य कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आर्थिक आदान प्रदान करना तथा कागजी मुद्रा का निर्माण करना था। इसके अतिरिक्त ओल्ड जॉइंट स्टॉक बैंक भी थे, जिसमें पहले कलकत्ता में 1827 में स्थापित हुआ था, जिसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। इस बैंक की कुल लागत 20 लाख रुपये थी।
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बैंक जॉइंट बैंक के रूप में स्थापित हुए। इनमें महत्वपूर्ण था 1785 में स्थापित बैंक ऑफ बंगाल और 1787 ईस्वी में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। द्वितीय चरण अभिकर्ता गृह तथा ज्वाइंट स्टॉक बैंक की कार्य प्रणालियों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई और 1829 से 30 में मंदी के समय इसका पतन हो गया और इसके बाद आधुनिक बैंकिंग के द्वितीय चरण की शुरुआत हो जाती है, जिसे प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तीनों प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग बैंक स्थापित हुए, जिनमें से बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे लगभग 28 वर्ष कार्य करने के बाद असफल हो गए। इनके स्थान पर दूसरे बैंक स्थापित हुए। तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों के साथ सरकार का निकट संबंध था और सरकार भी इसमें अपनी पूंजी लगाती थी और इसके बदले बैंक के निदेशक, सचिव, खजांची आदि को नियुक्त करने का अधिकार सरकार ने ले रखा था। बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक में 50 लाख की पूंजी थी, जिसमें सरकार का हिस्सा 20% अर्थात 10 लाख रुपए था। इसी प्रकार से बैंक ऑफ बॉम्बे की पूंजी 52 लाख थी, जिसमें सरकार का हिस्सा 3 लाख था। इसके फेल हो जाने के बाद जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई तो इसकी पूंजी 100 लाख थी। बैंक ऑफ मद्रास की कुल पूंजी 30 लाख रुपए थी, जिसमें सरकार का हिस्सा 3 लाख था। इन प्रेसिडेंसी बैंकों को कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त था, किंतु 1862 में इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया गया। प्रेसिडेंसी बैंक के सभी शेयर धारक यूरोपियन थे। इन बैंकों का मुख्य कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश व्यापारियों को आर्थिक सुविधाएं सुलभ कराना था। प्रेसिडेंसी बैंक की कार्य पद्धति में सुधार के लिए 1876 में कानून बनाया गया। इसके अनुसार प्रेसिडेंसी बैंकों से सरकार ने अपनी पूंजी वापस ले ली और नियुक्ति के आधार पर अधिकार का परित्याग कर दिया। साथ ही इन प्रेसिडेंसी बैंकों को विदेशी मुद्रा के व्यापार करने से भी रोक दिया गया। इसके अलावा कर्ज देते समय अचल संपत्ति को गिरवी रखकर कर्ज देने की पद्धति को समाप्त कर दिया गया, किंतु इसके बावजूद भी सभी प्रकार के सरकारी कामकाज इन्हीं बैंकों के माध्यम से होते थे। इन 3 प्रेसिडेंसी नगरों में एक एक बैंक खोले गए थे, जिनकी शाखाएं आगे चलकर अन्य नगरों में भी खोली गईं। यद्यपि इनमें सरकार को तालमेल बनाए रखने में कठिनाई होती थी और इस बात पर विचार होने लगा कि समूचे देश के लिए केवल एक बैंक रहे। इसके लिए समय समय पर अनेक प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखे गए, किंतु कई कठिनाइयां इस संदर्भ में आई। 1920 में कानून पास हुआ, जिसके द्वारा प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक बैंक की स्थापना की गई, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। यह बैंक पूरे ब्रिटिश शासन तक कार्य करता रहा। स्वतंत्रता के बाद भी यह बैंक इसी नाम से जाना जाता रहा। इसका मुख्य कार्यालय लंदन में था। तृतीय चरण 1813 में कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया गया, जिसके द्वारा यूरोपियों को भारत में बसने पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया था। 1860 के अधिनियम के तहत नए जॉइंट स्टॉक बैंक स्थापित हुए। 1865 में प्रथम जॉइंट स्टॉक बैंक स्थापित हुआ, जिसे इलाहाबाद बैंक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दूसरा बैंक 1875 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला बना। इन दोनों बैंकों का प्रबंध तंत्र पूर्ण रूपेण यूरोपीय था। इसके बाद कुछ अन्य बैंक भी स्थापित हुए थे और 1878 तक इनकी संख्या 7 तक पहुंच गई थी। 1894 में इनकी संख्या 14 हो गई और यह सभी यूरोपीय प्रबंध तंत्र द्वारा चलाए जा रहे थे। इनमें यूरोपीय पूंजी लगाई गई थी। भारत में भारतीय प्रबंधकों द्वारा स्थापित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जो 1881 में बना। इसके बाद इस प्रकार का दूसरा बैंक पंजाब नेशनल बैंक और 1894 में अस्तित्व में आया। 1901 में तीसरा बैंक स्थापित हुआ, जिसे पीपल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। उपरोक्त सभी बैंकों ने अच्छी प्रगति की, लेकिन पीपल बैंक ऑफ इंडिया 1913 में असफल हो गया। 1906 में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद भारतीय प्रबंध तंत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले बैंकों की काफ़ी वृद्धि हुई। 1906 से 13 के बीच 5 लाख से ऊपर की पूंजी वाले बैंकों की संख्या 9 से बढ़कर 18 हो चुकी थी, जबकि छोटी पूंजी वाले बैंकों की संख्या बहुत अधिक थी। भारतीय प्रबंध तंत्र के तहत संचालित होने वाले बैंकों में प्रमुख थे बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मैसूर, पंजाब एंड सिंध बैंक आदि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बैंकिंग व्यवस्था संकट काल से गुजरी। इसके कई कारण थे। बैंकों द्वारा बैंकिंग सिद्धांतों की अवहेलना, भारतीय मुद्रा बाजार ठीक ढंग से संगठित न था, अतः संकट के समय बैंक एक दूसरे से सहायता प्राप्त करने में असमर्थ थे। तीसरा, उस समय देश में कोई केंद्रीय बैंक न था, अतः संकट के समय बैंक वित्तीय सहायता नहीं ले सकते थे। चौथा, विश्व युद्ध के प्रारंभिक काल में भारतीय मुद्रा बाजार में सरकार की नीतियों के कारण मुद्रा की कमी थी। बैंकों ने अपनी जमा राशियों के पीछे अपर्याप्त नकद कोष रखने प्रारंभ कर दिए। ऐसी स्थिति में अपर्याप्त नकद कोषों के कारण वे संकट के समय जमाधारियों की मांग को पूरा न कर सके। अतः इस अवधि में 20 बैंक अपर्याप्त नकद कोषों के कारण बंद हो गए। इन कठिन परिस्थितियों में बैंकों के प्रति लोगों में अविश्वास की भावना पैदा हो गई। फलतः लोगों ने बैंक में जमा पैसा वापस लेना शुरू कर दिया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को बैंकों में पुनः विश्वास जगा। इसी समय भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई। अब मुद्रास्फीति देखते हैं। लोगों के पास अधिक धन इकट्ठा हुआ, जिससे वे पुनः बैंकों में जमा करने लगे। फलतः बैंकों की जमा राशि बढ़ी और कुछ नए बैंक 1923 के बाद स्थापित हुए। 1929 में एक बैंकिंग जांच समिति का गठन हुआ। इस समिति ने देश में बैंकिंग व्यवस्था में सुधार का निर्देश दिया। 1929 से 31 तक समिति ने बैंकिंग व्यवस्था का व्यापक अध्ययन किया और विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सुधार के लिए अनेक संस्तुतियाँ थीं। इस समिति ने केंद्रीय बैंक की स्थापना पर विशेष बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1935 में एक अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू कर दिया। इसकी प्रधान शाखाएं बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और रंगून में थीं। रिजर्व बैंक एक प्रकार से लंदन स्थित बैंक ऑफ इंग्लैंड के मॉडल पर आधारित है। रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विकास संतुलित ढंग से नहीं हुआ था। देश के कुछ प्रांतों पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बैंकों की भरमार हो गई, यानी बैंक ज़्यादा खुल गए, जबकि अन्य प्रांतों बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में बैंकिंग का उचित विकास ना हो सका। देश रियासतों में बैंकिंग व्यवस्था की कोई विशेष प्रगति ना हो सकी। 1939 से 1947 के बीच भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विकास तीव्र गति से हुआ, क्योंकि इस अवधि में मुद्रास्फीति के कारण लोगों के पास धन अधिक था। अतः लोगों ने बैंक में धन जमा करना शुरू किया, जिससे बैंकों की जमा राशि बढ़ी। इस समय अवधि में व्यापार और उद्योग धंधों में विकास के कारण ऋण की मांग में भी वृद्धि हुई, जिसे पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ने उदार साख नीति को अपनाया और बैंकों की अधिक ऋण देने को कहा गया। इस अवधि में बैंकों की जो नई शाखाएं खोली गईं, वे बिल्कुल नए स्थानों पर न थीं, बल्कि जहां पहले शाखा थी वहीं अन्य शाखा भी खुली। फलतः बैंकिंग का असंतुलित विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का अभाव था, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं खोले गए। अतः 1947 के पूर्व भारत में जो आधुनिक बैंकिंग के नाम से जाना जाता था, उसका विकास तो हुआ, किंतु यह विकास असंतुलित ढंग से हुआ। इसका अधिकांश लाभ शहरी लोगों को मिला और देहाती क्षेत्रों में रहने वाले लोग इन बैंकों से लाभान्वित नहीं हुए, फायदा नहीं मिला। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को ग्रामीण हितों के लिए अनेक कार्य करने पड़े। भारत में एक तरफ जहां यूरोपीय या आधुनिक बैंकों का विकास हुआ, वहीं देसी बैंकों की अवनति हुई, क्योंकि अब अधिकांश कार्यों का संपादन आधुनिक बैंकों ने करना शुरू कर दिया था। फिर भी यह पूरी तरह समाप्त ना हो सके और आज भी यह व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकी है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विकास पढ़ा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।